Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will discuss problem of excess demand. In the previous lecture we discussed about deficit demand and consequences of the deficit demand. Today we will discuss problem of excess demand. First of all, we discuss concept of excess demand. Excess demand means excess of AD. एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगी. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले थे कि एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 10 बिलियन $. अगर हम रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन जो डिमांड है वो कितनी है 20 बिलियंस हो जाती है बेटा. तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जितनी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगी एग्रीगेट सप्लाई से, उसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड. नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड. डायग्राम के थ्रू हम कैसे मेजरमेंट करेंगे. तो एक्स एक्सिस पे हमने इनकम शो की गई है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड. एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे जो है इनकम और जीडीपी, वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड शो की है. और वाई ये जो है हमारी वो क्या है बेटा, इनकम लाइन है. एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं इक्वल टू इनकम. नेक्स्ट जो है बेटा एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम बेटा इस पॉइंट पे हो जाता है. लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जो प्लांट एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, प्लांट जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये है एग्रीगेट डिमांड प्लांट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में प्लांट जो एग्रीगेट डिमांड है वो EF है, यानी कि इतनी वो क्या है, ग्रेटर है. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो जितनी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, ये जो हमारा लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का बेटा, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है और फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग AD और AS क्या एक दूसरे के इक्वल है. यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान लो कि 10 बिलियंस ही क्या है एग्रीगेट सप्लाई है और 10 बिलियंस ही क्या है बेटा एग्रीगेट डिमांड है. लेकिन जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है बेटा, E पॉइंट तक है. प्लान एग्रीगेट डिमांड कितनी है, E पॉइंट तक है. तो E से F तक एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर है. किससे, एग्रीगेट सप्लाई से. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जितनी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में होगी उसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड. ठीक है. और एक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. नेक्स्ट है इसमें जो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है उसके क्या रीजन्स है, कोजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो कोजेस फर्स्ट इसमें है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई थी, जब हमने डेफिसिट डिमांड के रीजन्स या कोजेस के बारे में डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड के अगर क्लोज इकोनॉमी है तो 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट, और 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ये जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं इन्हीं में चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, या तो एक्सेस में रहेगी या फिर वो क्या हो जाती है, डेफिसिट डिमांड हो जाती है. तो एग्रीगेट डेफिसिट क्यों होती है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में कब होगी, उसके क्या कोजेज हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है, जैसे एग्रीगेट डिमांड का फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या होता है, AD इक्वल टू C यानी कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो फर्स्ट आप इसमें देखोगे कि इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर
अगर कंज्यूमर इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिक्रीज प्रोपेंसिटी टू सेव, कंज्यूमर ने क्या किया, उसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज, और प्रोपेंसिटी टू सेविंग को क्या कर दिया है, डिक्रीज। यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या किया जा रहा है बेटा, ज़्यादा किया जा रहा है और सेविंग क्या की जा रही है, कम। अब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज क्योंकि एक्सेस डिमांड का ही हमें बताना है कि डिमांड क्या है इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस है। तो इसका एक रीज़न क्या हो सकता है कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, इंक्रीज। और जैसे हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो उससे ज़्यादा क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिमोनेस्ट्रेशन इफ़ेक्ट। डिमोनेस्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है बेटा, ये यहाँ पे आपको गिवन भी है, डिमोनेस्ट्रेशन इफ़ेक्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को देख के वो खर्च नहीं करता। द पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लाइव लाइक द रिच। वो जो रिच पर्सन कैसे एक्सपेंडिचर करता है, वो रिच पर्सन की लाइफ को देख के वो क्या करता है, वो अपना एक्सपेंडिचर करता है। पुअर पर्सन की इनकम कम होती है, तो इनकम उसकी कम होती है पुअर पर्सन की, तो इनकम को देख के एक्सपेंडिचर नहीं करता है। वो क्या देखता है कि जो रिच पर्सन है, जो रिच पर्सन जिन गुड्स की डिमांड कर रहा है या रिच पर्सन कैसे एक्सपेंडिचर करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उनके रिच पर्सन के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करता है, पुअर पर्सन भी एक्सपेंडिचर करता है। तो इससे उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, और सेविंग क्या होगी, कम। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। सेकेंड रीजन है इसका बेटा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिजनेसमैन एक्सपेक्टेशन करता है कि इन फ्यूचर उसे प्रॉफिट होगा, विच में अकर ओइंग टू द बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बुलिश का मीनिंग होता है बेटा कि इन फ्यूचर उसे लगता है कि प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फिर वो क्या कर देता है, बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा उसका। क्योंकि प्रोड्यूसर को अगर इन फ्यूचर प्रॉफिट लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे या उसे प्रॉफिट मिलेगा उस गुड्स का प्रोडक्शन करने में, तो उससे वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर सिचुएशन क्या होती है बीरिस की बेटा, सेकंड जो इसमें गिवन है आपकी, एक बुलिश एक्सपेक्टेशन होता है, एक होता है बीरिस। इसमें क्या होता है कि व्हेन द प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। जब प्रोड्यूसर को लगता है कि कोई मतलब हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो उस टाइम वो अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, कम करता है। ये कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, डेफिशिएट होती है बेटा। एक्सेस में कौन सी एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, बुलिश एक्सपेक्टेशन। इसका मीनिंग है कि इन फ्यूचर उसे क्या है, हाई रिटर्न मिलेगा, वो एक्सपेक्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट है इसमें, ये थे क्लोज इकोनॉमी के पॉइंट्स। तो क्लोज इकोनॉमी में दो रीजन हैं जिसके कारण क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में होती है। अब है ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे विद गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओइंग टू इट्स एक्सपेंडिंग कमिटमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एज वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड है इसमें इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए हैं। एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सेस में हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स डिक्रीज हो गए। तो इंपोर्ट्स डिक्रीज होने का मतलब ये होता है बेटा कि हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। ओइंग टू हाई
हाइयर इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेयर विद द डोमेस्टिक प्राइस, यानी कि इंपोर्ट कब डिक्रीज होते हैं हमारे, कि जो डोमेस्टिक प्राइस है वो क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे प्रोडक्ट के, और जो इंटरनेशनल प्राइस है वो क्या है बेटा, हाई है। तो इंटरनेशनल गुड्स के प्राइस अगर हाई होंगे तो उन अदर कंट्रीज़ की गुड्स की डिमांड क्या की जाएगी, कम की जाएगी, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज होना। नेक्स्ट है इसमें एक कट इन टैक्स रिलेट्स, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट को कम कर देती है तो इसका मीनिंग होगा हाइयर डिस्पोजल इनकम, कंज्यूमर की जो डिस्पोजल इनकम है वो क्या है बेटा, हाइयर हो जाएगी। देखो सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें जैसे मान लो कि किसी की इनकम 10,000 है और उस पर 10% टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो 1,000 तो किसके पास चले जाएंगे एज ए टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट के पास। और एक इनकम कितनी है, 10,000 है, लेकिन टैक्स रेट उस पर 2% कर दी गई है बेटा, तो अब यहाँ पे जो है कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे इसका मीनिंग क्या है, उसकी जो डिस्पोजल इनकम क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। डिस्पोजल इनकम हाइयर यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कोजेस थे जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक्सेस, ठीक है। अगर आपने डेफिसिट डिमांड के रीजन किए हैं, अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो बेटा बिल्कुल उसका अपोजिट है आपके, अगर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के कोजेस या रीजन आप देखना चाहो तो, ठीक है। एक को अच्छे से समझ के कर लोगे तो दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड या 3 क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में क्या है बेटा, एक्सेस डिमांड है तो उसकी 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, 3 है, मोर देन 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मैंने मीनिंग आप लोगों को बता रखा है। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का कॉन्टिन्यूसली क्या होना, इंक्रीज होना, किसको शो करता है, इन्फ्लेशन को शो करता है बेटा। अगर इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे देखो सप्लाई क्या है बेटा, कम है, डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो सिंपल सी चीज़ है, प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप, तो जब एक्सेस डिमांड होती है तो इकोनॉमी में कौन सा गैप आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। और इस सिचुएशन में डिमांड क्या होगी बेटा, हाइयर होगी, किससे, आउटपुट से, यानी कि द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज, हम आउटपुट के लेवल को राइज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर रिसोर्स का क्या है, फुल यूटिलाइजेशन किया जाए, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो जो आउटपुट का लेवल है वो कितना हो सकता है, 10 बिलियन US$ के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब रिसोर्स का अगर फुल यूटिलाइजेशन हो गया है तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 10 बिलियन US$ के इक्वल। लेकिन इकोनॉमी में जो प्लान एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं वो मान लो कि 12 बिलियन US$ के इक्वल हो जाती है। तो हमने रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन पे प्रोडक्शन कितना हो सकता है, ओनली 10 बिलियंस का हो सकता है, लेकिन प्लान एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 12 बिलियंस है। तो यहाँ पे आउटपुट के लेवल को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर डिमांड क्या है, इंक्रीज है या एक्सेस में डिमांड है तो आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। और टेक्नोलॉजी को हमने क्या मान लिया है, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। तो हेयर आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। और एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, एग्रीगेट डिमांड जो हाइयर है इससे क्या है, एग्जिस्टिंग रिसोर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज इज मीन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो इसी सिचुएशन को केन्स ने क्या कहा है, केन्स आइडेंटिफाइज दिस सिचुएशन एज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी।
इसी सिचुएशन को केन्स ने इन्फ्लेशनरी गैप कहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता अगर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं उनके ऊपर जब डिमांड एक्सेस में होती है और उनसे ये कहा जाए कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मीनिंग है जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज तो इट्स मीन इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक आप इससे भी समझ सकते हो, एक्सेस डिमांड है बेटा इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस डिमांड प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, सो राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, आउटपुट लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज रिसोर्स आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। तो अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पे आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता बेटा, डिमांड जो एक्सेस में है, मान लो कि जो प्लांट एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है 12 बिलियंस है, और रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो वो कितना बेटा 10 बिलियंस है। तो आउटपुट का जो लेवल वो इंक्रीज नहीं हो सकता, यहाँ पे ओनली क्या होगा जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज मीन्स इन्फ्लेशन। तो डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे हम इन्फ्लेशनरी गैप कितना होगा, यहाँ पे आपको गिवन भी है इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल टू एक्सेस डिमांड, जितनी एक्सेस डिमांड होगी उतना ही क्या होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप। डायग्राम आप पहले भी कर चुके हैं इसका, आप दोबारा से वही सेम डायग्राम है बेटा, जिसको हमने एक्सेस डिमांड कहा था वही क्या है इन्फ्लेशनरी गैप होता है। तो वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड शो की गई है, एक्स एक्सिस पे बेटा इनकम है, वाई ये हमारी इनकम लाइन है 45 डिग्री के एंगल से, और एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बेटा, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड 10 बिलियंस होनी चाहिए, और एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होनी चाहिए 10 बिलियंस होनी चाहिए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड है कितनी, मान लो कि 12 बिलियंस है, और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 10 बिलियन है, और यहाँ पे रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई है यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब इससे एक्स्ट्रा जितनी भी एग्रीगेट डिमांड, जो प्लान एग्रीगेट डिमांड, ये जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो ये है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग इतनी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए थी, यानी कि 10 बिलियंस एग्रीगेट डिमांड और 10 बिलियंस ही एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए थी। लेकिन प्लान कितनी है एग्रीगेट डिमांड 12 बिलियंस। तो ये जो EF पॉइंट है बेटा, ये क्या शो कर रहे हैं, ये इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि जो EF पॉइंट है बेटा, ये एक्सेस डिमांड बता रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद EF क्या है बेटा, एक्सेस डिमांड है। इस एक्सेस डिमांड को ही हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, क्योंकि इसी एक्सेस डिमांड के कारण क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना। नेक्स्ट है इसमें अब स्टैटिक GDP। स्टैटिक GDP की बात की जाए, स्टैटिक GDP का मीनिंग ये है कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, GDP लेवल डज नॉट राइज। स्टैटिक फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, अगर इकोनॉमी में क्या हो गया है फुल एम्प्लॉयमेंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद GDP का लेवल जो है वो राइज नहीं हो सकता। द लेवल ऑफ GDP डज नॉट राइज, इट रिमेन स्टैटिक। तो इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर GDP इन द इकोनॉमी। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि रिसोर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, सो GDP रिमेन कॉन्स्टेंट। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैटिक GDP। आउटपुट का जो लेवल है बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा, आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई क्या रहेगी, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, सभी रिसोर्स जितने भी हैं रिसोर्स आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। तो 10 बिलियन ही क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी है। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा या एक्सेस में जो एग्रीगेट डिमांड होगी उसके कारण आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। GDP का लेवल क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे 10 बिलियन ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक GDP कहते हैं बेटा। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, वही सेम डायग्राम है।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो EF क्या है, एक्सेस डिमांड है, लेकिन जो इनकम का लेवल है बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनकम का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रिसोर्स क्या है, फुल्ली यूटिलाइज किए जा चुके हैं। तो कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो सके। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक GDP कहते हैं। यहाँ पर GDP रिमेन कॉन्स्टेंट, वी से GDP remain constant but not the nominal GDP, real GDP remain constant। ठीक है, यहाँ पे जो रियल GDP है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन नॉमिनल GDP नहीं कह सकते कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो नॉमिनल GDP आपने देखा करंट प्राइस पे होती है। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट का लेवल तो क्या है बेटा, सेम है। मान लो कि आउटपुट का लेवल कितना था, 10 यूनिट्स है, और प्राइस जो है वो इंक्रीज होके 10 से इंक्रीज होके 20 हो गए हैं। तो यहाँ पे GDP कितनी आ जाएगी, नॉमिनल GDP बेटा 200। लेकिन रियल GDP की अगर बात करें तो रियल GDP में प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पे आउटपुट का लेवल भी क्या है, कांस्टेंट। तो रियल GDP यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। नॉमिनल GDP का लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि नॉमिनल GDP इंक्रीज व्हेन प्राइस इज इंक्रीज। और हेयर द एक्सेस डिमांड लीड टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल इम्प्लाइज दैट GDP एट करंट प्राइस will rise। तो दिस इज इन दिस सिचुएशन एक्सेस डिमांड, क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट बट प्राइस जो है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टेंड्स टू राइज।